नास्त्रेदमस, इनके विषय में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इनके विषय में सभी जानते हैं कि ये एक भविष्यवक्ता हुए हैं जिनकी कई भविष्यवाणियाँ सत्य साबित हुई हैं। नास्त्रेदमस का जो पुनर्जन्म है वो हैंस क्रिश्चियन किंग, एक साइकिक के रूप में इस नाम से नास्त्रेदमस का पुनर्जन्म हुआ है। अब इस तथ्य की जो जांच की गई कि किस तरीके से नास्त्रेदमस का पुनर्जन्म है हैंस क्रिश्चियन, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम हैंस के जीवन के बहुत सारे पहलुओं पर गौर करेंगे। नास्त्रेदमस ने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि विश्व के केंद्र से धरती हिलाने वाली आग न्यू सिटी के आसपास के झटकों का कारण बनेगी। आकाश 45 डिग्री पर जलेगा। आग विशाल न्यू सिटी के पास आ गई है। तुरंत एक विशाल फैली हुई लपट ऊपर उछलती है। ये जो अभी सेंटेंस मैंने आपको बोले हैं ये 1555 में नास्त्रेदमस ने लिखे थे। और ये जो नास्त्रेदमस ने लिखा था ये 1555 में लिखा था। इस चीज़ को जो जोड़ा जा रहा है, इसे जोड़ा जा रहा है 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ, यह पंक्तियाँ उसकी भविष्यवाणी थी। तो ये जो भविष्यवाणी थी, इसके बाद नास्त्रेदमस के बारे में लोगों को जानने की जो इच्छा थी वो और बढ़ गई, क्योंकि लगा कि उनकी एक भविष्यवाणी और सच हो गई है। उन्हीं दिनों केविन, जो कि ये पुनर्जन्म की श्रृंखला चल रही है, इसके ऊपर कार्य कर रहे थे, जिसमें हम महान हस्तियों का किस तरीके से रीबर्थ हुआ है इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। एक मनोवैज्ञानिक हैं हैंस क्रिश्चियन, जो कि अपनी फील्ड में काफ़ी पॉपुलर हैं। उन्हें नास्त्रेदमस का पुनर्जन्म माना जा रहा है। और ऐसा क्यों माना जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? केविन, जो कि महान हस्तियों के पुनर्जन्म के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उनकी मुलाकात हुई है 7 दिसंबर 2008 को हैंस क्रिश्चियन से। सामने स्क्रीन पर आप नास्त्रेदमस और हैंस क्रिश्चियन की फ़ोटोज़ देख सकते हैं। केविन बताते हैं कि उन्होंने नास्त्रेदमस की एक पिक्चर को इंटरनेट पे खोजने की कोशिश करी, तो वैसे तो चित्र बहुत से मिल जाएंगे उनके, लेकिन एक ही सटीक चित्र था जो नास्त्रेदमस का एक बेटा था जिसका नाम था सीजर, उसके द्वारा बनाया गया था। तो इसके सटीक होने की संभावना सबसे अधिक थी, क्योंकि उस ज़माने में तो कोई फ़ोटोग्राफ खींचे नहीं जाते थे, सिर्फ स्केच से पेंटिंग की जाती थी। तो जो नास्त्रेदमस के बेटे द्वारा चित्र बनाया गया है वही सबसे ज़्यादा सटीक होगा, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। तो केविन बताते हैं कि मुझे नास्त्रेदमस का चेहरा हैंस के चेहरे से काफ़ी मिलता जुलता लगा। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए बहुत माइनर से फ़र्क होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी पिछली कड़ी में एक अभिनेत्री का जिक्र किया था जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और किस तरीके से वो रीबर्थ थी। तो नीचे एक कमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि नहीं दोनों का चेहरा तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ये बात कही गई थी। तो मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि चेहरा हूबहू एक है, हूबहू मिल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ उसके फेस कट पर ध्यान दीजिए। जो पर्सनैलिटी है, जिस पोज में वो खड़े होते हैं, जो उनका देखने का अंदाज़ है, उन पर गौर कीजिए। अभी ये नैन नक्श होते हैं ना, ये जैसे आपको लगेगा कि तकरीबन मिलते जुलते हैं, ये बिल्कुल 100% बहुत माइनर से फ़र्क हो जाते हैं। जैसे नाक की लंबाई है वो एक जैसी हो सकती है, लेकिन नाक थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया या थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया, ये हो सकता है। तो होठ की शेप जो है वो मिलती जुलती है, होठ थोड़ा मोटा हो गया, पतला हो गया, ये हो सकता है। तो आप ये मत खोजने की कोशिश कीजिए, जैसे कि उस अभिनेत्री का जब मैंने जिक्र किया था, अब उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई थी। तो नीचे जो कमेंट आया था, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो चेहरे हैं इनके ऊपर जो ये उल्टे और सीधे दोनों रूप में दिए गए हैं, ये क्यों दिए गए हैं, ये फ़ोटोज़ ऐसे क्यों हैं, ये आपको तुलना करने में आसानी हो, आप समझ सकें कि किस तरीके से इनकी फेस का जो रिफ्लेक्शन है, जो फेस कट है वो सेम है, इसलिए ये इस तरीके से उल्टी सीधी दी गई हैं। आप लोगों को एग्जैक्टली वैसे अगर मैं फ़ोटोज़ आप लोगों के सामने रखूँगी तो शायद समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ को सिर्फ सीधा उनका पोज़ वीडियो में शेयर किया है। मैंने दोनों तरह से जो पोज़ दिए गए हैं वो शेयर नहीं करे हैं।
जहाँ तक केविन का संबंध है, क्योंकि अब ये सवाल पैदा हो सकता है ना कि जब मैं इतनी बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ के रीबर्थ की बात करती हूँ, क्योंकि मैं सामान्य व्यक्ति के रीबर्थ की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि सामान्य व्यक्तियों के रीबर्थ अगर मैं आपको बताऊँगी, वैसे मैं काफ़ी बता चुकी हूँ, आप ही लोगों ने सत्य अनुभव मेरे पास भेजे हैं और फ़ोटोज़ के साथ भेजे हैं, वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, आगे भी करती रहूँगी। लेकिन ये जो महान पर्सनैलिटीज़ हैं, इनके मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये वो चेहरे हैं, ये वो नाम हैं जिन्हें आप जानते हैं। और अब ये सवाल पैदा होता है कि ये बात किस आधार पे कही जा रही है। तो मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी कि जो केविन रायसराय हैं, ये अपने मार्गदर्शक के संबंध से और इनके बहुत सारे और सहयोगी भी हैं, पूरी एक टीम है जो उसके बाद खोजबीन शुरू की जाती है, जो जो समानताएँ हैं, कैसे भौगोलिक समानताएँ हैं, कैसे नेचर वाइज़ समानताएँ हैं, प्रतिभाओं में क्या समानता है, बहुत बहुत सारी चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है, उसके बाद एक नतीजा निकाला जाता है। अब इसे आप कुदरत का खेल कहेंगे या क्या कहेंगे? अब देखिए, जैसे कि नास्त्रेदमस का रीबर्थ है फ्रैंक। जब ये बात फ्रैंक से शेयर करने के लिए केविन ने उन्हें फ़ोन किया, तो ये कोइंसिडेंट था या प्रकृति का कोई सिग्नल था, पता नहीं। लेकिन बाय चांस उस वक़्त जो फ्रैंक थे, वो टीवी के ऊपर नास्त्रेदमस के ऊपर एक प्रोग्राम आ रहा था, उसे देख रहे थे। और उनका एक आकर्षण भी रहा है नास्त्रेदमस की पर्सनैलिटी की तरफ। वो मतलब उन्हें अच्छा लगता था इस व्यक्तित्व के बारे में जानना कि इसकी क्या हिस्ट्री है, इसने कैसी क्या भविष्यवाणी की है। अब देखिए, नास्त्रेदमस के बारे में भी लोगों की बहुत सारी अलग-अलग राय है। लोग उन पर भी डाउट करते हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने इतनी सारी भविष्यवाणियाँ की हैं, तो 100 में से 2 सत्य हो गई तो क्या हुआ? ये भी कहा जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है, हर पहलू है। खैर, हमें इतना भी ज़्यादा उलझना नहीं है, हमें तो सिर्फ़ जो मैं जानकारी दे रही हूँ, उसमें से हमारे मतलब का क्या निकल के आता है, आप इस पे गौर कीजिए। आप आम खाने पे ध्यान दीजिए, गुठलियाँ मत गिनिए। अब नास्त्रेदमस का जो ये रीबर्थ है हैंस, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने लगभग 40 वर्ष से ये मानसिक रीडिंग का कार्य कर रहे हैं। ये बहुत महान मनोवैज्ञानिक हैं और आज की डेट में भी ये मानसिक रीडिंग करते हैं। और हैंस कोई छोटी-मोटी पर्सनैलिटी नहीं है। इन्हें अमेरिका के जो 5 महान मनोवैज्ञानिक हैं, उनमें से एक माना जाता है। अब अगर आप हैंस के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, मिल जाएगी। अब जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनको तो पता ही है कि मैंने डॉक्टर ब्रायन विज की जो उन्होंने जो जानकारियाँ प्रदान की हैं, उनके आधार पर भी बहुत सारी वीडियोज़ में जानकारी प्रदान की है। तो डॉक्टर ब्रायन विज भी इन्हीं के साथ, इन्हीं की श्रेणी के मनोवैज्ञानिक हैं। और इनके ऊपर जब ये रिसर्च चल रही थी, जब ये चीज़ सामने आई थी कि ये नास्त्रेदमस का रीबर्थ है, उस वक्त उनकी इस रिसर्च में ब्रायन विज भी शामिल थे। एक्चुअली ये जो ब्रायन विज हैं, ये भी अमेरिका के महान मनोवैज्ञानिक हैं और जो ये हैंस क्रिश्चियन है, ये भी अमेरिका के महान मनोवैज्ञानिक हैं। तो इनकी अब ये एक ही फील्ड में काम करने वाले एक अच्छे दोस्तों की तरह हैं। अब यहाँ देखिए कि जो नास्त्रेदमस थे, वो एक उस समय के आधार पर डॉक्टरी में भी प्रशिक्षित थे और फ्रांस में जब ब्लैक प्लेग बहुत फैला था, उस समय उन्होंने अपना जीवन खतरे में डालकर लोगों की सेवा भी की। यहाँ मैं ये तुलना करने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से नास्त्रेदमस एक दयावान, मानवतावादी व्यक्ति थे, मानवता की सेवा करने वाले व्यक्ति थे। यही पर्सनैलिटी फ्रेंच क्रिश्चियन की भी है। अब जैसे नास्त्रेदमस थे, इसी तरह से जो हैंस क्रिश्चियन है, जिनकी फ़ोटोज़ आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 19 वर्ष की आयु में ही एक मनोवैज्ञानिक के रूप में कार्य करना इन्होंने शुरू कर दिया था और उस वक्त से ही ये मानसिक रीडिंग करते आ रहे हैं। और इनकी जो मानसिक रीडिंग होती है व्यक्ति के संबंध में, वो भी भविष्य के संबंध में ही होती है। अब यहाँ पर एक सवाल और भी खड़ा हो सकता है कि जो मैं इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के पुनर्जन्म के विषय में बता रही हूँ, तो ये ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति जो बहुत महान है अपनी फ़ील्ड में, नेक्स्ट बर्थ में भी वो बहुत महान बन के पैदा हो रहा है, मतलब अपनी फ़ील्ड में नामचीन बन के पैदा हो रहे हैं। क्यों? ऐसा इसलिए है कि जिस भी फ़ील्ड से वो संबंधित हों, उस फ़ील्ड की ना सिर्फ उन्हें गहरी जानकारी है, उसके प्रति गहरा रुझान है, वो इतना ज़्यादा है कि न सिर्फ उनकी प्रतिभा बल्कि प्रकृति भी इस तरह की परिस्थितियाँ क्रिएट कर रही है कि वो फिर से उसी फील्ड में कार्य करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज की बर्थ में अगर कोई डॉक्टर है, उसकी यदि मृत्यु हो जाती है, वो अगर नामचीन महान, उसका दिन रात इसी में जाता है,
तो नेक्स्ट बर्थ में वो जब छोटा ही होगा तभी उसका डॉक्टर की तरफ रुझान होना शुरू हो गया। बहुत सारी चीज़ें उसे ईज़िली समझ आने लगी, वो ईज़िली उन चीज़ों को परफ़ॉर्म करने लगा और फिर प्रकृति ने भी इसी तरह का रास्ता मुहैया करा दिया कि वो फिर से डॉक्टर बने। तो इस तरीके से ये चीज़ रिपीट होती है। इसी तरीके से मेरे पास अभी पिछली वीडियो में जिसमें मैंने नेपोलियन थर्ड के रीबर्थ का ज़िक्र किया है, तो मेरे पास एक सवाल आया कि नेपोलियन थर्ड का रीबर्थ, वो नेपोलियन तो एक हिंसक व्यक्ति थे और उनका रीबर्थ अगर इज़राइल के नेता शैरोन के रूप में हुआ है तो वो भी एक हिंसक व्यक्ति थे। तो मैं यहाँ पे ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि नेपोलियन थर्ड, उनकी हिस्ट्री से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने अंदाज़े से बता रही हूँ कि ये संभव है कि जो नेपोलियन थर्ड है उन्होंने कुछ नेता होने के नाते ऐसे काम किए हों जो आपको लग रहा हो कि वो हिंसक हैं, लेकिन उन कार्यों को करने के पीछे जो उनकी मंशा रही होगी वो पवित्र रही होगी। इसी तरीके से अब शैरोन के रूप में उन्होंने रीबर्थ लिया, लेकिन वो जो इज़राइल के नेता शैरोन के रूप में उन्होंने रीबर्थ लिया तो वो भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पसंद करने वाले व्यक्ति थे। तानाशाह का मतलब आप ये मत निकालिए ना कि तानाशाह मतलब हिंसक, नहीं, तानाशाह मतलब सही चीज़ के लिए सही तरीके से खड़ा व्यक्ति। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि कभी भी 100% कुछ नहीं होता है। तो कई बार अच्छे लोग भी एक लड़ाकू के रूप में सामने आ सकते हैं और कई बार जो बहुत स्वार्थी सेल्फिश तबीयत के लोग हैं वो भी एक दयावान व्यक्ति के रूप में सामने आ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जो व्यक्ति जिस रूप में आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है उस वक्त वो किस ऊर्जा के थ्रू कार्य कर रहा है, उसके मन के अंदर की भावना क्या है, ये इस पर निर्भर करता है। अब नेपोलियन ने एक बर्थ जो एक बहुत प्रेमी व्यक्ति के, सीधे सरल व्यक्ति के रूप में जिया, तो वहाँ पर भी वो तो एक्सट्रीम था ना, एक्सट्रीम था, इसलिए उसने हानि उठाई, उसने अपने पूरे राज्य के लोगों को तकलीफ़ में डाल दिया उसके सीधे सरल होने की वजह से। तो एक्सट्रीम में तो कहीं कुछ भी हो जाएगा, वो गलत है, प्रकृति उसको बैलेंस करने का मौका तो देगी। इस चीज़ को आप इस उदाहरण से समझिए कि एक व्यक्ति किसी को दान दे रहा है, बहुत अच्छी बात है ना, दान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे रहा है जो चोर है, लुटेरा है, वो आपके दान दिए पैसे से एक चाकू खरीद के लाता है और किसी व्यक्ति के पेट में उतार देता है। तो आपने चाहे वो दान नेक भावना से दिया था लेकिन गलत व्यक्ति को दिया था। तो दान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका सही व्यक्ति को देने की समझ होना भी ज़रूरी है। ऐसे ही प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, माफ़ी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी सही व्यक्ति जो हकदार है उसको देना ज़रूरी है। अगर आप माफ़ी बार बार एक गलती जो व्यक्ति जानबूझ के रिपीट कर रहा है उसे आप माफ़ी दे रहे हैं तो आप माफ़ी का अनादर कर रहे हैं, एक अयोग्य व्यक्ति को माफ़ी दे रहे हैं। आपकी माफ़ी उसमें सुधार नहीं ला रही है, बल्कि उसे गलत करने के लिए और उकसा रही है, वो आपकी माफ़ी का फ़ायदा उठा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में और जो ये प्रकृति है इसके जो गूढ़ रहस्य हैं उन्हें हम जो सत्य घटनाएं हैं, जो आप ही लोगों के सत्य अनुभव हैं, उनके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। नास्ट्रेडमस, इनके विषय में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, इनके विषय में सभी जानते हैं कि